Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 11th अप्रैल। और कई लोग स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं कि अब प्रीलिम्स के लिए कम टाइम बचा है तो क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी कि अभी आपको दोनों चीज़ों का ध्यान देना है, अपने रिवीजन का भी एंड योर हेल्थ ऑल्सो, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बिकॉज अभी मतलब मौसम भी काफ़ी चेंज हो रहा है, वेदर काफ़ी चेंज हो रहा है। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। और ऑब्वियस ही बात है कि इस टाइम पे आपको अपना रिवीजन बढ़ाने की ज़रूरत है। सो री रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, और जो आपके मतलब हो चुके हैं कवर उनको ज़्यादा फोकस कीजिए, जो नहीं हुआ है उसको भी टाइम दीजिए, लेकिन उसका टाइम थोड़ा घटा के रिवीजन को टाइम ज़्यादा देना है। एंड फॉर दैट ओनली वी हैव रिलीज द PDF। तो आपका इजीली एटलीस्ट हिंदू PIB जो मतलब मेन सोर्सेज हैं UPSC के, आपके रिवाइज हो जाएंगे। सो यू कैन गो फॉर द PDFs ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपना टाइम वगैरह इस तरीके से स्केड्यूल कीजिए कि आप रिवीजन को आप ज़्यादा टाइम दें। ओके, एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड टू द करंट टॉपिक्स, क्योंकि UPSC का कोई भरोसा नहीं। इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम। वो पिछले 3 साल से उठा के अभी तक के जितने करंट अफेयर्स हैं उन सबको वो करंट मान के आपको दे सकता है। ओके, और ये ऐसा हो भी रहा है अभी कुछ टाइम से। एंड हमने आपको मतलब आइडिया नहीं होगा, बट वी हैव बीन कवरिंग मैनी अदर सोर्सेज ऑल्सो। जो दूसरे मतलब वेबसाइट्स वगैरह रहती हैं वहाँ से भी कई सारे करंट अफेयर्स हमने कवर किए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, और PDF में ऐड किए हैं। दी एडिशनल मटेरियल आपको दोनों में मिल जाएगा। और PIB के भी जो अभी वीडियोस काफ़ी टाइम से बन रहे हैं, तो उसमें एडिशनल सोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा डाला जा रहा है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि अगर आपको लगे कि यहाँ से पढ़ा एग्जाम्स में सिंपल से वो छूट गया। एंड आई कैन अश्योर यू कि आप जो भी आपको लगता है कि बहुत अच्छे सोर्सेज हैं तो आप वहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक वी आर लीविंग एनी थिंग। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। अब सबसे पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज हु रिलीजेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। सेकंड क्वेश्चन इज CRPF कब ऑब्जर्व करता है वेलर डे या CRPF का। ओके, तो दिस इज़ कनेक्टेड विद 1965 वॉर। उस टाइम पे CRPF के मतलब पर्सनल ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी। तो उस टाइम से ही शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। कौन से दिन मनाया जाता है वो बताना है। देन व्हाट आर वॉस्टॉक 2018 एक्सरसाइजेज, इसमें ये भी बताना है कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हु डेजिग्नेट्स एनी ऑर्गेनाइजेशन एज रिलीजियस डिनोमिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 26। ठीक है, अब आज की न्यूज़ पे आते हैं। तो फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमर्स टेक फर्स्ट एवर इमेज ऑफ ब्लैक होल। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है आपके हिंदू एनालिसिस में, बट वी आर रिवाइजिंग दिस अगेन। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये इमेज आई है एंड अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये सबसे पहली इमेज है ब्लैक होल की, और ये ब्लैक होल जो था ये दूसरी गैलेक्सी में था, याद रखना। एंड इट इज़ कैप्चर्ड बाय 8 टेलीस्कोप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें इंटेंसली ब्राइट रिंग ऑफ फायर को दिखाया गया है सराउंडिंग अ परफेक्टली सर्कुलर डार्क ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल इसमें आपको मतलब क्लियरली दिख जाएगा और उसके अराउंड रिंग ऑफ वो फायर दिख रही है। ओके, और कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये करीब 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर्स अवे है। और जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और एस्ट्रोफिजिसिस्ट शेपर्ड डोलमैन, उनका कहना है कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल्स, जिसके बारे में कई बार कंट्रोवर्सी होती है वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। सो दिस इज़ द शार्पेस्ट एविडेंस ऑफ इट। अब ब्लैक होल होता क्या है, ये एक स्पेस में ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है। याद रखना इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, दैट नो मैटर और लाइट कैन एस्केप इट्स पुल। ठीक है, ये जगह ज़्यादा नहीं लेता है, ये बहुत कम जगह में ऑक्यूपाई हो जाता है, बट इसकी डेंसिटी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है और ग्रेविटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर पाती है। इस वजह से इट इज़ ब्लैक एंड इनविजिबल। अब इसमें एक बाउंड्री रहती है उसके एज पे, ब्लैक होल के एज पे यानी उसके किनारे पे एक जो बाउंड्री होती है उसको इवेंट होराइजन कहते हैं। और इट इज़ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी एक बार ये बाउंड्री क्रॉस कर गई तो कोई भी
लाइट या मैटर हो जो उस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी, इट विल गेट सक्ड इनटू द ब्लैक होल। तो अगर उसको एस्केप करना है तो उसको जो लाइट की स्पीड होती है उससे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। ओके, तो अगर कोई भी चीज़ इवेंट होराइजन को पास कर जाएगी तो इट इज़ डेस्टिन्ड टू फॉल इन द वेरी सेंटर ऑफ द ब्लैक होल, और वो पूरा स्क्विश हो जाएगी इनटू अ सिंगल पॉइंट विथ इनफाइनाइट डेंसिटी, जिसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ओके, रिमेंबर, ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी क्या होती है? इट इज़ द सिंगल पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल विथ इनफाइनाइट डेंसिटी। और जो स्मॉल ब्लैक होल्स होते हैं उनको स्टेलर मास ब्लैक होल्स कहा जाता है, और इनका जो मास रहता है इट इज़ अप्रॉक्स 5 to 20 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन, जबकि जो बड़े दूसरे ब्लैक होल्स होते हैं उनको सुपर मासिव ब्लैक होल्स कहा जाता है, एंड दे आर मिलियंस टू बिलियंस ऑफ टाइम्स मोर मासिव दैन द सन। तो अभी जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है जिसने अभी इसकी फ़ोटो भी ली है, इमेज ली है इस ब्लैक होल की, सो इट इज़ ट्राइंग टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ दीज बिग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सुपर मासिव ब्लैक होल्स का। तो ज़्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में सुपर मासिव ब्लैक होल्स होते हैं, हमारी गैलेक्सी में जिसका नाम है सेजिटेरियस ए स्टार, एंड इवेंट होराइजन टेलीस्कोप अभी इसकी भी फोटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, नाउ नेपाल सेंड्स टीम टू रीमेजर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ओके, तो एग्जैक्ट हाइट निकालने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। और क्यों ये अभी हो रहा है एक्सरसाइज? बिकॉज अमिड द डिबेट्स कि हाइट जो है माउंट एवरेस्ट की वो शायद चेंज हुई होगी ड्यू टू वेरियस रीजंस, इंक्लूडिंग द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ऑफ 2015। तो 2015 में जो अर्थक्वेक आया था, और उसके अलावा कुछ रीजंस की वजह से आपको पता है कि हिमालयस वैसे भी जो हैं दे आर यंग एंड डायनामिक, तो उनमें कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं, और अभी इस वजह से सोचा जा रहा है कि हाइट भी शायद चेंज हुई हो। और ये पहली बार है कि नेपाल अपनी खुद की टीम भेजी है टू कंडक्ट द सर्वे ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, और सर्वे ऑफ इंडिया ने मेजर की थी उसकी हाइट एज 8,848 मीटर। याद रखना, अब न्यूज़ में इसलिए याद रखना ज़रूरी है, 8,848 मीटर हाइट मेजर की थी 1954 में, और तब से इसको ऑथेंटिक हाइट माना गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। ओके, सर्वे ऑफ इंडिया का नाम आया तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये इंडिया की सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी है विच इज़ इन चार्ज ऑफ मैपिंग एंड सर्विंग। तो याद रखना, इट इज़ द प्रिंसिपल मैपिंग अथॉरिटी, और ये सेटअप हुई थी 1767 में। इसका ईयर याद रखना है, सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे स्टैब्लिश हुई थी। और इट वाज उस टाइम पे क्यों सेटअप की गई थी? ताकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज है उनको कंसोलिडेट किया जाए। ओके, और उसके हेडक्वार्टर्स जो है वो देहरादून में है। फाइन, नाउ आईएमओ दैट इज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने नए रूल्स लॉन्च किए हैं टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन शिप्स एंड पोर्ट्स फॉर नेशनल गवर्नमेंट्स। ठीक है, शिप्स और पोर्ट्स जो अलग अलग नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, इसके लिए नए रूल्स लॉन्च किए हैं। और ये क्यों किया है? ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो इजी हो और हेजल फ्री हो। ओके, और ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जो वाटर वे के थ्रू ट्रेड होता है, सी के थ्रू जो ट्रेड होता है, इट मेजर्स 10 बिलियन टन्स ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेड जो होता है वो सी के थ्रू ही होता है। तो इस वजह से इसको ट्रेड को इजी बनाने के लिए और हेजल फ्री बनाने के लिए है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये मैंडेटरी है अंडर द आईएमओस कन्वेंशन, द फेल कन्वेंशन, दैट इज़ फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक। ठीक है, फेल कन्वेंशन याद रखना इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए है, और इसको अडॉप्ट किया था 1965 में। और इसका भी जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि मोस्ट एफिशिएंट मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट हो और स्मूथ ट्रांजिट हो। ठीक है, शिप्स वगैरह का स्मूथ ट्रांजिट हो। अब ये कन्वेंशन जो है इट इनक्रेजेस, तो समझ में आ रहा है कि मैरीटाइम ट्रैफिक ट्रेड से रिलेटेड है, तो ये इनक्रेज करता है यूज़ ऑफ अ सिंगल विंडो फॉर द डेटा।
ताकि एक सिंगल यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म से ही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी इनेबल हो जाए, लाइक द अराइवल, स्टे एंड डिपार्चर ऑफ शिप्स एक्सेट्रा। ओके, और अब इसी के अंडर रिक्वायरमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज की, उसमें जो मतलब अभी नए रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें सारी नेशनल अथॉरिटीज़ को उनके पास में ये प्रोविज़न होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हो सके इन्फॉर्मेशन का। आईएमओ के बारे में भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। प्लीज़ रिमेंबर आईएमओ इज़ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय द शिप्स। ये स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो अक्सर यही करता है कि 2-3 स्टेटमेंट्स इस तरीके से दे देता है कि इट इज़ अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी या फिर यूएन बॉडी, तो आपको वहाँ पे प्रॉपरली उसका टर्म पता होना चाहिए कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। फिर वो दे सकता है कि उसके पास में मैंडेट क्या क्या है। तो एक एक स्टेटमेंट जैसे दे दिया कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द शिपिंग और ट्रेड से रिलेटेड है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द मरीन पोल्यूशन। ओके, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हाँ मतलब ट्रेड है तो एनवायरनमेंट वाला मैंडेट क्यों होगा। तो याद रखना कि सेफ्टी और सिक्योरिटी भी है, मरीन पोल्यूशन भी है। ओके, तो ये शिपिंग के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बनाता है, सेफ्टी को भी इंश्योर करता है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, लीगल मैटर्स, एफिशिएंसी ऑफ शिपिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। ओके, सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अब एक और बॉडी की बात आ रही है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो एक्चुअली में अभी क्या हुआ है कि गुजरात में जो फिशरमैन और विलेजर्स हैं उन्होंने आईएफसी के ऊपर केस कर दिया था। मैं बता रही हूँ ये न्यूज़ में क्यों था। सो द गुजरात फिशरमैन एंड विलेजर्स, उन्होंने केस किया आईएफसी के ऊपर कि आईएफसी एक्चुअली गुजरात में कोल बेस्ड पावर प्लांट को सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा था। ओके, सो दिस हैज़ लॉस्ट द केस, और केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ने मतलब इनके फेवर में, गुजरात फिशरमैन के फेवर में दिया है। आईएफसी के बारे में देख लेते हैं। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करता है। याद रखना प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इन्वेस्टमेंट वगैरह ऑफर करता है। एंड इट इज़ अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नाउ हेयर्स अ क्वेश्चन फॉर यू कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में और दूसरे कौन कौन से बॉडीज़ आती हैं ये आप मुझे बताएंगे। ओके, और आईएफसी हेडक्वार्टर्ड है इन वॉशिंगटन डीसी इन यूएस। 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था एज द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए है, और प्राइवेट सेक्टर हो गया तो ऑब्वियस ही बात है कि जो प्रॉफिट के लिए और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करता है टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखना डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर के लिए है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्राइवेट सेक्टर आर्म है, 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर्ड है। ओके, तो इसके अलावा ये डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और रिस्क एक्सपोजर्स को फेस करने में कंपनीज़ की हेल्प करता है, और कंपनीज़ को एडवाइस भी करता है ऑन मेकिंग डिसीजंस और उनका इम्पैक्ट देखना ऑन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। और इट एडवाइजेस गवर्नमेंट्स टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पार्टनरशिप्स, ताकि वही प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके। ओके, सो डू रिमेंबर द कीवर्ड्स। ओके, now Railtel turns 1600 रेलवे स्टेशंस इनटू रेल वायर वाईफाई जोन। ठीक है, तो न्यूज़ इतनी वो नहीं है, लेकिन वही है कि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो रेलटेल क्या है? रेलटेल सबसे पहली बात कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। ठीक है, और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स इन द कंट्री, और याद रखना टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, और पैन इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ओन करता है और एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे अलॉन्ग रेलवे
रेलवे ट्रैक। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया के जो रेलवे ट्रैक है उसके अलोंग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी वही ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना, उसके लिए इसको एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे मिला है। राइट ऑफ वे क्या होता है? एक लीगल राइट होता है कि एक पर्टिकुलर पैसेज से आपको वहाँ से जाने का आपको राइट दिया गया है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवली रेलटेल के पास में है, फाइन। अब रेल वायर जो है वो रिटेल ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है, किसका? रेलटेल का ही है। और ये इट एनविसाजेस एक्सटेंडिंग ब्रॉडबैंड एंड एप्लीकेशन सर्विसेज टू द पब्लिक एंड इट इज़ वर्किंग टू स्टैब्लिश फास्ट एंड फ्री वाईफाई एट ऑल स्टेशन, ठीक है। वाईफाई रेलवे स्टेशन पे लाने के लिए है रेल वायर, रिटेल ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है रेलटेल का, ठीक है। तो अब वाईफाई कनेक्शन जो है कई सारे स्टेशन पे उनको सपोर्ट किससे मिला है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेटरी फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट किया था खासकर उन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए टू बूस्ट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड कैसे किया जाता है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेटरी फंड से, ओके। और इसमें पैसा कहाँ से आता है इस फंड में? थ्रू यूनिवर्सल एक्सेस लेवी विच इज़ चार्ज फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स से चार्ज की जाती है यूनिवर्सल एक्सेस लेवी, उससे फिर इन प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ वेरियस लाइसेंसेस फीस बीइंग पेड बाय देम। तो जो भी लाइसेंस फीस टेलीकॉम ऑपरेटर देते हैं उससे ये फंड बनता है, ओके। नाउ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा या फिर नमामि गंगा, उनको उसको अभी डिस्टिंक्शन मिला है ऑफ द पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर बाय ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस एट द ग्लोबल वाटर समिट इन लंदन। कई सारे फैक्ट्स हो गए तो उसमें याद रखना है। पहली बात, ग्लोबल वाटर समिट कहाँ पे हुआ था? लंदन। फिर उनकी ही ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस है जिन्होंने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा या नमामि गंगे मिशन को पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का डिस्टिंक्शन दिया है। अवार्ड्स जो दिए जाते हैं इट इज़ टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस अक्रॉस द इंटरनेशनल वाटर इंडस्ट्री, और उन इनिशिएटिव्स को रिवॉर्ड करना जो कि वाटर, वेस्ट वाटर, डिसैलिनेशन सेक्टर्स में इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं और रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, ओके। और नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये इंटीग्रेटेड मिशन है गंगा रेजुविनेशन का, और ये मल्टी सेक्टर इंटरवेंशन प्रोवाइड करता है विथ मल्टी स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट और बेसिन बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। मल्टी सेक्टर इंटरवेंशन है और बेसिन बेस्ड अप्रोच है, याद रखना है इसमें, ठीक है। अब ग्लोबल वाटर समिट जो है ये एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस होती है वाटर इंडस्ट्री के लिए, और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को कनेक्ट किया जाता है। तो खासकर इसमें प्राइवेट सेक्टर को ही इंक्लूड करने के लिए, ताकि ये जो इंटरवेंशंस बोले जैसे कि वेस्ट वाटर, डिसैलिनेशन सेक्टर्स, इनमें वो इनोवेशन और चेंज लेकर आए, ओके। नाउ M3 EVMs टू बी यूज्ड इन निज़ामाबाद। कुछ टाइम पहले अभी न्यूज़ आई थी कि 185 कैंडिडेट्स निज़ामाबाद से अभी इलेक्शंस में खड़े होंगे, तो जिसकी वजह से उसमें ऐसा होता है कि 178 जो है वो इंडिपेंडेंट फार्मर्स हैं, ठीक है। और वो अपने मतलब वही प्रोडक्ट को, उनके जो क्रॉप्स होते हैं उस पर फोकस करवाने के लिए उन लोग इंडिपेंडेंटली इसमें इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वो जो पहले बैलेट पेपर सिस्टम होता है उस पे आएंगे, लेकिन अब ऐसा कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि वो बैलेट पेपर का यूज़ नहीं करेंगे और M3 EVMs का यूज़ करेंगे निज़ामाबाद में। और निज़ामाबाद कौन सा स्टेट में आता है ये अब आप मुझे बताओगे। M3 EVMs क्या होते हैं? थर्ड जनरेशन EVMs हैं और ये 384 कैंडिडेट्स का डेटा रख सकते हैं। तो एक EVM में 16 कैंडिडेट्स यदि आते हैं तो 384/16, तो इसमें 24 मशीन्स जो हैं EVM उनको कनेक्ट किया जा सकता है, ओके। नॉर्मली जो कनेक्ट होती हैं नॉर्मल EVM में वो ओनली 4 EVMs कैन बी कनेक्टेड, यानी 16 × 4 64 कैंडिडेट्स आ सकते हैं नॉर्मली, ओके। बट M3 में 384 आ सकते हैं। इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं जैसे टेम्पर डिटेक्शन और सेल्फ डायग्नोस्टिक्स, ओके।
टेम्पर डिटेक्शन फीचर क्या है कि जैसे ही कोई ईवीएम मशीन से छेड़खानी करना चाहेगा, उसको ओपन करने की कोशिश करेगा, उसी टाइम पे वो ईवीएम इनऑपरेटिव हो जाएगा। और सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर क्या है कि जब भी ईवीएम स्विच ऑन की जाएगी, इट विल चेक द ईवीएम फुली एवरी टाइम, ठीक है। जितनी बार उसको स्विच ऑन किया जाएगा, वो उस पूरे ईवीएम को हर बार चेक करेगी, ओके। और ये चीज़ आपको बता दी कि उसमें 16 टोटल कैंडिडेट्स होते हैं ईवीएम में। अब हर पोलिंग स्टेशन पे क्या किया जाएगा कि 12 M3 वर्जन ईवीएम्स होंगे, ओके। तो 12 वर्जन्स होंगे तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 192 कैंडिडेट्स आ जाएंगे, और अभी 185 कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ओके। और इनको एक सिंगल कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट से जोड़ा जाएगा। ये याद रखना कि ईवीएम कितने भी हों, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट हमेशा एक ही रहता है, ओके। एंड दीज विल बी अरेंज्ड इन एल शेप, और वही मैक्सिमम 16 नेम्स होंगे। नाउ कैंडिडा ऑरिस, ओके। अब ये क्या है, ये इमर्जिंग एक फंगस है दैट प्रेजेंट्स अ सीरियस ग्लोबल हेल्थ थ्रेट, ओके। और ये कई कंट्रीज़ में अभी शो अप हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वेनेजुएला, जापान। तो उसको ग्लोबल थ्रेट क्यों कहा जा रहा है, ये यहाँ पे आपको जितनी कंट्रीज़ में रेड दिख रहा है, वहाँ वहाँ पे इसके एविडेंसेस मिले हैं, ओके। एंड अब वही है कि अलार्म बेल्स क्यों रिंग करी, बिकॉज इट इज़ ऑफन रेजिस्टेंट टू मल्टीपल एंटी फंगल ड्रग्स। तो एक्चुअली में जब ये डिटेक्ट हो रहा था, तो पता नहीं था कि ये फंगस की वजह से है, तो जिसकी वजह से डॉक्टर्स ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स दे रहे थे, और ना वही फिर वही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं ये, और उसी तरीके से इवॉल्व हो गए हैं कैंडिडा ऑरिस, ठीक है। तो पेशेंट्स जो हैं, दे कैन रिमेन कॉलोनाइज्ड विद दिस फंगस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इट कैन परसिस्ट ऑन सर्फेसिस इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट्स। तो ये खासकर हॉस्पिटल्स में ही आउटब्रेक्स कॉज करता है, जहाँ पे वल्नरेबल इंडिविजुअल्स पहले से होते हैं। तो सिम्टम स्टार्टिंग में नोटिसेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये अक्सर उन पेशेंट्स में देखा गया है जिनमें पहले से ही कोई दूसरी सीरियस इलनेस थी, ओके। क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसलिए उनको ये ज़्यादा अटैक करता है, ओके। एंड सिम्टम्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द पार्ट विच इज़ बीइंग अफेक्टेड, ठीक है। और अलग टाइप के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, वूंड इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, और इसके अलावा फीवर, बॉडी एक्स एंड फटीग। तो मतलब बहुत कॉमन है, इसलिए इसको डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड नियरली हाफ ऑफ द पेशेंट्स डाई विद इन 90 days ऑफ बीइंग डायग्नोस्ड विद द फंगस। तो काफ़ी ज़्यादा फेटल, काफ़ी ज़्यादा सीरियस इलनेस है, तो जिसकी वजह से वही है कि अलार्म्स आर रिंगिंग, क्योंकि 90 days के अंदर हाफ ऑफ द पेशेंट्स डाई, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फीडबैक देते रहिए, एंड ट्राई गिविंग द आंसर्स, ट्राई रिवाइजिंग द वीडियोज़ अगेन एंड अगेन। एंड दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।